Good afternoon, friends. Let's start the class. Is it visible to everybody? सबको दिख रहा है? Yes, sir. चलो. Intense showers bring Chennai to its knees. Claim 14 lives in Tamil Nadu. देखिए हम पढ़े थे, मुझे ये बताइए चेन्नई में कौन से मानसून से बारिश होती है, ये बताइए. मैं बोला कौन से साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों से होता है. रिट्रीट मानसून से, ऑनसेट मानसून दोनों से होता है. ये बताना है बेटा आपको. प्लीज कोऑपरेट विद मी. हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना. राहुल बेटा, ट्रीट की स्पेलिंग RTEAT होता है, ठीक है, वो वाली स्पेलिंग है, ठीक है. चलिए, बट थैंक यू आपने बताया. अब देखिए, अभी मोदी जी गए थे, कहाँ गए थे? ग्लासगो. वहां पर उन्होंने क्या बोला? टिल 2070 तक हम क्या हो जाएंगे? कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, है ना. तो उसमें क्या बोले? इंडिया सिक्स $1 ट्रिलियन इन क्लाइमेट फाइनेंस टू मीट इट्स टारगेट. इंडिया जो टारगेट सेट किया है उसके लिए $1 ट्रिलियन चाहिए, ठीक है. अब देखिए उसमें सबसे पहले ग्रीन एश्योरेंस इंडिया 5-fold प्लान एज स्पेल्ड आउट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन November 2. इंडिया ने जो 5-fold प्लान बताए हैं, कौन से बनाए हैं बताएं. सबसे पहले जो हमारी नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी है उसको हम 500 गीगावाट करेंगे. प्रेजेंटली हमने कितना रखा है? 175 गीगावाट रखा है बेटा प्रेजेंटली हमने. उसको बढ़ा के अब क्या करना है? 500 गीगावाट टिल 2030. और अभी आप देखेंगे इंडिया ने लक्ष्य तो रख दिया 175 गीगावाट का, पर हमने अचीव कितना किया है, ठीक है. तो दूसरा चीज क्या बोल रहे हैं? नॉन फॉसिल मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है. आइदर फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर और फ्रॉम सन एनर्जी और फ्रॉम विंड एनर्जी और फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी. कई बार आपसे पूछता है कि इसमें से कौन कौन सी एनर्जी है, तो जियोथर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ये सब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी है. The country will meet 50% of its electricity requirement with renewable energy by 2030. ठीक है. जो भी हमारे देश की, है ना, जो भी हमारे देश का क्या बोलते हैं ये है एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसका 50% हम 2030 तक किससे करेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे. 50% बोल रहे हैं, लगभग आधी, है ना. थर्ड पॉइंट, इट विल रिड्यूस इट्स टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय अ बिलियन टन्स ऑफ बाय 2030 तक. देखो शॉर्ट टर्म गोल कितना बताया? 2030. ये डेट याद रखिएगा. अब आपके एग्जाम में से कोई गोल पूछा, आपको गोल को डेट में कंफ्यूजन है, तो आप याद रख लें 2030, ठीक है. 2030 गोल सेट किया है कि वेदर रिन्यूएबल एनर्जी का 500 गीगावाट. आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कि रिसेंटली अभी कितना बोले हैं? 500 गीगावाट. बेटा यही सब आपके करंट अफेयर्स में आता है, फिर आप लोग कंफ्यूज होते हैं. प्लीज याद रखिएगा 500 गीगावाट बोल रहे हैं नॉन फॉसिल, ठीक है. न्यूक्लियर एनर्जी भी नॉन फॉसिल में आएगा, याद रखिएगा. और जितना कंट्री का कार्बन वो है इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है उसका 50%, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर का 50%. और पहले में एनर्जी बोल रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है. देखिए फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट देखिए बेटा. अच्छा बताइए फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है, आप ही लोग बताइए. सर एनर्जी ओवरऑल बोल रहा है सर, इलेक्ट्रिसिटी जो मतलब यूजेज जो करते हैं उसका मतलब बात एनर्जी कर का एक कंपोनेंट है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. ये चलो ये इंपॉर्टेंट था. थर्ड पॉइंट क्या है कि हम जो भी हमारा कार्बन एमिशन है, ठीक है, उसको हम बिलियन टन्स कम करना है. चलिए जो ओपन स्टेटमेंट है, इट विल कट द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी टू लेस देन 45%. ठीक है. कार्बन इंटेंसिटी जो हमारी है एमिशन की, हम क्या हायर टेक्नोलॉजी की चीजें यूज करेंगे तो वो जो क्या हो, एफिशिएंसी ज्यादा हो. तो इसके लिए हमारी कार्बन इंटेंसिटी को हम 45% कम करेंगे, ठीक है. जो हमारे फिर कंट्री विल अचीव नेट जीरो बाय 2070. और आखिरी में बोले 2070 में हम नेट जीरो अचीव कर लेंगे. नेट जीरो का मतलब क्या होता है बताओ तो बेटा. सर जितना कार्बन एमिशन कर रहे हैं सर उसको मतलब नील कर देंगे सर. सिक्वेस्ट्रेट कर देना है. सिक्वेस्ट्रेट सही वर्ड बोलो. उतना हम जितना एमिट कर रहे हैं उसको वापस सिक्वेस्ट्रेट कर देंगे तो जीरो एमिशन होगा, ठीक है. हाँ चलिए एक काम करिए, नहीं इसका एडिटोरियल पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है. इसका एडिटोरियल पढ़ लेंगे. एनडीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनली डिटरमाइंड गोल. और आईएनडीसी का क्या है? इसके आगे आई जुड़ेगा, इंटेंशनली नेशनली डिटरमाइंड गोल. कि आप खुद से बता दो पेरिस क्लाइमेट डील में कि भैया आप कितना कम करोगे. हमने तो क्योटो में आपको बोला था इतना कम करना है, आप क्योटो में नहीं किए इतना कम, तो आप खुद से बता दो कितना करोगे, ताकि वॉलंटरी क्या है, आप पे खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करना है मेरे को, ठीक है. चलिए
जो बच्चे क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। यूपी का जो कस्टोडियल डेथ हुआ है ना, यूपी में जो कस्टोडियल डेथ हुआ है, सबको पता है कि नहीं अभी ये क्या इशू है? नो सर। देखो यूपी में क्या हुआ, एक बच्ची है, उसका वो मिली नहीं, तो उनका उस बच्ची का जिससे फ्रेंडशिप था या तो कुछ रिलेशनशिप रहेगा, जो भी रहा होगा जिस लड़के के साथ, यूपी की पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद वो लॉकअप में ही उसको वो एक्सपायर कर गया लड़का, ठीक है, पुलिस लॉकअप में। तो इसको बोलते हैं कस्टोडियल डेथ, ठीक है। किसी कस्टोडियल अथॉरिटी के अंदर अगर कुछ आप नहीं रहे कोई भी इंडिविजुअल, तो उसको बोलते हैं कस्टोडियल डेथ। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, उनके लिए लीगल एप्टीट्यूड के से नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। लीगल एप्टीट्यूड सर कराएंगे जो भी, वो सर इसको शायद श्रेय सर कराते हैं ना। यस सर। हाँ, तो वो इस न्यूज को आप लोग जरूर डिस्कस करिएगा उनसे। लीगल एंगल उनके पास ज्यादा बेहतर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लीगल एप्टीट्यूड। तो मेरे पास लीगल एप्टीट्यूड की क्लैरिटी नहीं है, बट मैं बता सकता हूँ ये न्यूज आपके लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवन देखिएगा आर्टिकल नंबर 20 में क्या बोला गया, 20 एंड 22 में क्या बोला गया है। 22 आपको याद है कि 20 एंड 22 क्या बोला गया है, बताइए। प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन की बात की गई है। 22 बोला है, और 20 के अंदर 3 चीजें बोली गई है। नोट रेट्रोस्पेक्टिव, आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा कि मतलब आज ये क्राइम नहीं था, अपन अगले दिन लॉ ले आए 10 साल पहले ये क्राइम था और आपको अंदर करने, ऐसा नहीं होगा। नो सेल्फ इनक्रिमिनेटरी एविडेंस, आप अपने पुलिस आपसे खुद आपके खिलाफ गवाही नहीं दिलवा सकती, ठीक है। नो सेल्फ इनक्रिमिनेटरी एविडेंस। एंड द थर्ड वन इज कि 24 घंटे के अंदर यू हैव टू प्रेजेंट विद इन 24 आवर्स, जिसको भी आपने डिटेन किया है कहां पर, मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रिवेंटिव डिटेंशन और ये क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव एंड पोस्ट डिटेंशन क्या रहेगा, आर्टिकल 22 में रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज का आप देखेंगे, इसको लिंक करिए कस्टोडियल डेथ से, ठीक है, जो कस्टोडियल डेथ हुई है। और लीगल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट। देखिए जो पॉलिटी एंगल होगा मैं बताऊंगा उसको आपको, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ऐसे देखेंगे ओवरऑल इकोनॉमी और सोशियोलॉजी और जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बिग फैट इंडियन वेडिंग्स आर बैक विद अ बैंग, द पैंडेमिक मे हैव श्रंक गेस्ट लिस्ट बट द स्पेंड रिमेंस हाई ऑन वेन्यूज, ज्वेलरी एंड पैकेजेस। मतलब ये है कि अभी भी अब इकोनॉमी, हमारी बहुत बड़ी इकोनॉमी का बहुत बड़े प्लेयर है मैरिज मार्केट में, ठीक है। मैरिज मार्केट में जो आप देखिए रेस्टोरेंट हो गए, ठीक है, जो वेन्यूज हो गए, जो ज्वेलरीज इंडस्ट्री पूरी डिपेंडेंट है, वेडिंग पे डिपेंडेंट है। इंडियन वेडिंग में ज्वेलरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पैसे वालों में डायमंड, और डायमंड इंडस्ट्री बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट गिवर है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में, ठीक है। इवन आप देखिए पूरा एक वैल्यू चेन चलता है इसमें, ठीक है। जो भी आप गेस्ट आते हैं उनको जो खाना वाना खाने में लगता है, तो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बैक इन एक्शन हो रहा है, और कोविड के टाइम पे पैसा उतने ही खर्च हुए हैं, ठीक है, बड़ी गेस्ट कम आए। किसमें खर्च किए, वेन्यू, ज्वेलरी और पैकेजेस, ठीक है। तो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, जो मेंस का पेपर दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज आया है बेटा, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग। न्यू आरबीआई ने क्या बोला है, आरबीआई ने, ठीक है, अभी रिसेंटली टू इनोवेटिव एंड कस्टमर सेंट्रिक स्कीम निकाली है, ठीक है, इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए, इंक्लूसिवनेस को बढ़ाने के लिए 2 स्कीम निकाली है। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ये स्कीम क्या है बेटा, ध्यान सुनिए। इसमें रिटेल इन्वेस्टमेंट अगर करना है आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट आपको रिटेल लेवल पे, जैसे मेरे को खरीदना है, तो मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए इसको पढ़िए प्लीज, ठीक है। और ओम्बुड्समैन मतलब क्या होता है बेटा, अगर आपका ग्रीवेंस जहाँ पे जो एड्रेस करते हैं आपके ग्रीवेंस, जैसे आपको देवेश सर से कोई ग्रीवेंस हुआ, तो 4D में एक ओम्बुड्समैन बनाती हैं हम लोग कि श्रेयस सर, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा देवेश सर से, तो आप श्रेयस सर के पास जाएंगे, बोलेंगे वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, या वो जो बोलते हैं वो समझ नहीं आता है, ठीक है। वो जैसा या तो अच्छा पढ़ा रहे हैं तो अपना फीडबैक, तो जो भी चीज आपकी ग्रीवेंस को रिड्रेस करेगा वो उसको बोलते हैं ओम्बुड्समैन, ठीक है। तो आरबीआई ने इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम भी लाई है। प्लीज गो अहेड विद दिस टू न्यूज, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग उनके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा क्या रिटेल लेवल पे आरबीआई डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी को अलाउ करता है, तो आपको बोलना हाँ करता है। बेटा पढ़ के हो गया सबका? यस सर।
सबको समझ आया? चलो, मैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये बता दिया हूँ आपको मैं। अच्छा ये बताइए, लिकर किसका सब्जेक्ट है, किस शेड्यूल 7 में किस लिस्ट में आता है लिकर, बताइए प्लीज बताइए। सर अरे कहीं बताइए कहीं ना, पढ़ना पढ़े चाहिए तो सर। हो। अक्षित, अंश, हर्षिका, निशा, राहुल, प्रसाद, रुद्वी, विवेक, बेटा बताओ 7 शेड्यूल की कौन सी लिस्ट में आता है लिकर? Sir, I don't know. दैट्स गुड बेटा। स्टेट लिस्ट में आता कंकरेंट होना चाहिए। है, स्टेट लिस्ट में आता है बेटा, याद करो। जब जीएसटी आया था तो इसको जीएसटी में नहीं मिलेंगे बोल रहे थे स्टेट गवर्नमेंट वाले, ठीक है? 41 ठीक है, याद रखिए। जब जीएसटी आया तो एसजीएसटी में नहीं रखे, लिकर को बाहर रखे हैं, पेट्रोल को बाहर रखे हैं, ठीक है? एक्साइज ड्यूटी लगता है ना सर इसमें? हाँ बेटा, आबकारी विभाग इसको कहते हैं आप लोग, ठीक है? चलो, अरे ऐसे कुछ भी पेपर में देखो, जो जनरल चीज दिख रहा है उससे एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा करते हैं ये लोग, ठीक है? बहुत टफ नहीं जाते, हम बेसिक को छोड़ के बाकी सब पढ़ते हैं। स्लो चलता है ना लैपटॉप। ये देखिए, क्लैट के बच्चे दोस्तों आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट 6 चार्ज शीटेड इन डेरोगेटरी पोस्ट केस, ठीक है? ये आपके लीगल एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और जब भी लीगल का होगा, ठीक है, क्लास आप ये सब चीज को लिंक कर सकती हैं। राइट नाउ इट्स नॉट माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, सो मैं स्किप कर दे रहा हूँ इसे, ठीक है? ठीक है ना बच्चों, ये सब न्यूज आप लोग देखिए, ऐसे न्यूज निकालिए, ये सब आपके लीगल एप्टीट्यूड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, रिसेंटली एनएसए का मीटिंग हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं आपके, आपको स्टोरी पता होगा तो अच्छा होगा। तो अनडिफाइंड रोल, ठीक है, एडिटोरियल है बेटा। इंडिया मस्ट बी क्लियर ऑन हाउ इट वांट टू शेप अफगानिस्तान डेस्टिनी अंडर द तालिबान। क्या बोलना चाह रहे हैं इस आर्टिकल में? बेसिकली लोग ये बोलना चाह रहे हैं इस आर्टिकल में कि इंडिया स्पेसिफाई करे कि तालिबान से उसका रिलेशनशिप कैसा रहेगा अंडर द रेजिम ऑफ अफगानिस्तान से उसका रिलेशनशिप कैसा रहेगा अंडर द रेजिम ऑफ तालिबान, ठीक है? इंडिया क्लैरिफाई करे अपने इसको थॉट प्रोसेस को, ठीक है? ये बोलना चाह रहे हैं इसमें अनडिफाइंड रोल। तो प्लीज गो अहेड, इसमें आपको देखिए मैं जम्मू कश्मीर का स्टोरी बता चुका हूँ मेरे ख्याल से सबको, ठीक है? तो प्लीज गो अहेड विद दिस। ये देखिए, जब भी शायद मैंने पहले बताया है कि अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में कैसे विन विन सिचुएशन था कि इंडिया को चाहिए मिनरल, है ना, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, वो अफगानिस्तान के पास सफिशिएंट है। इंडिया को चाहिए स्ट्रेटेजिक पास, जो अफगानिस्तान के थ्रू हम सेंट्रल एशिया में जा सकते हैं, ठीक है? ये इंडिया को चाहिए था। और अफगानिस्तान क्या है, अफगानिस्तान की सॉइल इतनी ज्यादा एग्रीकल्चर को प्रमोट नहीं करती है, तो इंडिया एग्रीकल्चरल रिच कंट्री है, तो हम अपने फूड आइटम्स को वहां एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है? तो अफगानिस्तान को फूड सिक्योरिटी होगी। राइट नाउ आप देखिए, अभी अफगानिस्तान में फूड क्राइसिस आ गया है, ठीक है? तो विन विन सिचुएशन थी उस टाइम पे। तो अभी इमरान खान गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इंडिया को रोड एक्सेस नहीं दिया है व्हीट और मेडिसिन ले जाने का, ठीक है, टू काबुल। इसको नोट डाउन कर लो, दिल्ली डिक्लेरेशन वाटरमार्क कर लो, इशू बाय द 8 नेशन पार्टिसिपेटिंग नेशंस इंक्लूडिंग ईरान एंड रशिया इज अ माइलस्टोन इन कीपिंग इंडिया इनसाइड द डिस्कशन ऑन अफगानिस्तान। रिसेंटली अभी देखो, दिल्ली डिक्लेरेशन मतलब क्या है? रिसेंटली अभी क्या हुआ, दिल्ली में एनएसए ने, अजय डोभाल जी ने सारे कंट्री के एनएसए को बुलाया था। उन लोग दिल्ली में बैठ के क्या किए कि आगे का फ्यूचर क्या स्टेप होगा, ये डिसाइड किया अफगानिस्तान में हम कैसे अफगानिस्तान से रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे। तो जब ये स्टेप लिया गया तो उसको बोल रहे हैं दिल्ली डिक्लेरेशन, क्योंकि दिल्ली में बैठ के हुआ था। तो याद रखिएगा, रिसेंटली अगर पूछे दिल्ली डिक्लेरेशन जो तालिबान, अफगानिस्तान या तालिबान पे हुआ था, उसमें कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट की थी, तो याद रखिएगा ईरान की थी। ईरान की प्लेयर है, आपके एग्जाम में ईरान का क्वेश्चन पूछ सकता है, ईरान और रशिया, लेकिन ईरान इंपॉर्टेंट है।
तो एयरवे भी तो नहीं दिया था पाकिस्तान ने बेटा। हमको देख, हम जाना है तो हम जा सकते हैं ईरान के थ्रू, लेकिन हम देखेंगे शॉर्ट डिस्टेंस कौन सा है। एयरवे भी अफगानिस्तान जाना है तो पाकिस्तान एयरवे के ऊपर से जाना पड़ेगा, वही रूट है हमारी। इवन देखो जम्मू एंड कश्मीर की जो फ्लाइट निकलती है श्रीनगर से कहाँ के लिए, तो शायद अबू धाबी के लिए या कहीं के लिए, तो जो फ्लाइट निकल रही थी यूएई के लिए, तो वहां पे उसका एक्सेस देने के लिए मना कर दिया था पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया बोला था रीस्टोर करो एक्सेस एयर स्पेस को अपने। तो हम चाहते हैं कि शॉर्टेज डिस्टेंस में जाए, नहीं तो वही चीज कितनी महंगी हो जाएगी। समझ आया राहुल? बेटा एससीओ मतलब शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मेरे ख्याल से सबको याद हो गया होगा। और दुशानबे किसका कैपिटल है बताओ? ताजिकिस्तान। That's all. बेटा कैस्पियन सी की एडजॉइनिंग कंट्रीज रट लेना, काम आएगा। डन सर। ट्रोइका प्लस सबको याद है क्या हुआ था? ट्रोइका किससे रिलेटेड है? तीन इंपॉर्टेंट प्लेयर थे ट्रोइका में, रशिया, चाइना एंड यूएस। अब प्लस में क्या हुआ, पाकिस्तान को भी बुला लिए थे। ठीक है, तालिबान के ऊपर डिस्कस करने के लिए। ट्रोइका कौन कराया था? रशिया कराया था अपने हेडिंग पे। ठीक है, बेटा सबका पढ़ के हो जाएगा तो गिव मी ए थम्स अप। रीडिंग स्पीड बढ़ाओ बेटा, प्लीज रीडिंग स्पीड बढ़ाओ सब लोग कोई। ठीक है, इतनी स्लो रीडिंग स्पीड से नहीं होगा, आपको बहुत सारा क्लैट में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही करना है। आप स्कैन करते हुए पढ़िए, मतलब कोशिश करिए कि जो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, अफगानिस्तान हमने कई बार किया है, सीजन ऑफ फ्लड्स, तमिलनाडु सिटीज नीड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू अवॉइड द मानसून वोर्स। ठीक है, आपको पता है कि तमिलनाडु में क्या हुआ, फ्लड आता है, हमेशा आते रहता है। ठीक है, हर, हाँ बेटा कुछ बोल रहे हो कोई? क्या बेटा, किसी ने कुछ बोला है क्या? किसी को डाउट है क्या? प्लीज पूछ लीजिए। चलिए, हमने इसके बारे में पूरा, मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाया है तमिलनाडु में और क्या प्रॉब्लम है, मैन मेड, ये दोनों पढ़ाया है। हम सोल्यूशन भी पढ़े थे, इंजीनियरिंग सोल्यूशन और इकोलॉजिकल सोल्यूशन। ठीक है, हम ये दोनों चीज पढ़े थे। इसमें उसी को फिर से एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है, और ये पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आपके एग्जाम में ऐसे आर्टिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड आते हैं। आपके एग्जाम में एनवायरनमेंट से रिलेटेड आर्टिकल आते हैं, और मैंने बोला जब भी डिजास्टर होता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, लेट्स गो अहेड विद दिस आर्टिकल। बेटा प्लीज रीड करिए, फर्स्ट पैराग्राफ रीड कर लोगे तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, किसी को डाउट होगा तो। ठीक है,
बेटा डोर क्लोज कर दो। बेटा एक एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लाइन का, नॉर्थ ईस्ट मानसून, प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग। बेटा प्लीज नोट डाउन दिस फैक्ट कि कावेरी डेल्टा में नागापट्टिनम पड़ता है एक जगह। ठीक है, आपके एग्जाम में ज्योग्राफी से अगर क्वेश्चन पूछना है लोकेशन का, तो डेफिनेटली ये पूछ सकते हैं कावेरी डेल्टा में नागापट्टिनम पड़ता है, कहाँ पड़ता है, कौन से डेल्टा में, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पर भी जो न्यूज में बने रहते हैं ना, उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, ये देखिए बेटा, जो मैंने वाटर मार्क किया है, जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस किए थे वही प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। इस वर्ड को, क्वैगमायर को वाटर मार्क कर लीजिए। इंग्लिश में हो सकता है आपके एग्जाम में ये वर्ड पूछे, है ना, मीनिंग एसएससी में पूछ लेगा, बैंकिंग में, मतलब कहीं पर भी पूछ सकता है ये वर्ड, तो प्लीज नोट डाउन क्वैगमायर। बेटा पढ़ के हो जाएगा तो गिव मी ए थम्स अप। डन सर। चलिए थोड़ा सा हम लोग बेसिक फैक्ट जान लेते हैं। A tax burden that attacks the federal rights of the state, the central levy of fuel surcharge is way beyond basic taxes and abject misuse of provision in the of the constitution। ठीक है, थोड़ा बहुत जान लेते हैं इस आर्टिकल से रिलेटेड, नहीं फाइनेंशियल रिलेशन से रिलेटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ये बताइए मुझे, फाइनेंस कमीशन एक होता है, वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? बेटा कई बार बताएं, हमने कई बार डिस्कस किया है, बताओ। फाइनेंस कमीशन बेटा आर्टिकल नंबर 280 के अंदर होता है। ये क्या काम करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। ठीक है, कितने टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, कितना टैक्सेस से कितना सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा, कितना स्टेट गवर्नमेंट को देगा मिला के। ठीक है, और एक स्टेट और दो स्टेट के बीच में किस स्टेट को ज्यादा देगा, किस स्टेट को कम देगा, ये कौन बताता है? ये फॉर्मूला फाइनेंस कमीशन बताता है। ठीक है, तो याद रखिएगा फाइनेंस कमीशन। दूसरा चीज, जीएसटी काउंसिल किसमें मेंशन्ड है, ये बताइए। जीएसटी काउंसिल किसमें मेंशन्ड है, किस आर्टिकल में? 272। 279 ए, 279 ए। ठीक है, याद रखिएगा जीएसटी काउंसिल मेंशन्ड है किस आर्टिकल में? 279 ए। अब ये बताइए इंटर आईजीएसटी कहाँ मेंशन्ड है? 269 ए। बेटा
देखो जो पढ़े हो ना उसको रिवीजन करो, नया चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हम लोग पढ़े हैं उसी उसी के ही बेसिस पे न्यूज आता है। पॉलिटी अच्छे से पढ़ लो, इकोनॉमी अच्छे से पढ़ लो जो पढ़े हैं, ठीक है, उसी पे ही न्यूज आएगा। चलिए स्किप कर दीजिए उस आर्टिकल को, आप लोग के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेट्स गो टू द अनदर न्यूज। देखिए कल हमने डिस्कस कर चुका है बीएसएफ के बारे में, ठीक है, वाइड हिमालयन रोड मस्ट फॉर डिफेंस, ठीक है। तो जो रोड बनाएंगे वो कौन बनाएगा? हाँ, आर्म फोर्सेस बीआरओ बनाएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और कल ही आपने बताया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, ठीक है, याद रखिएगा, आपने कल ही बताया। चलिए एक और प्रोजेक्ट, एक और चीज देख लेते हैं बेटा, है ना, न्यूज से निकालेंगे एक और फैक्ट। कई बार पद्म अवार्ड्स के बारे में डिफरेंट फैक्ट पूछता है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि आनंद शर्मा जो कांग्रेस के हैं स्पोक्स पर्सन, उन्होंने क्या बोला है कि कंगना रनावत का पद्म अवार्ड रिवोक कर दिया जाए। इसका मतलब एक बार आपको कन्फर्म किया गया अवार्ड तो अवार्ड वापस ले सकते हैं आपसे, पद्म अवार्ड, ठीक है। पद्म अवार्ड आपको कन्फर्म कर दिए हैं हमने, एक बार दे दिया, लेकिन अगर आपने इसका मिसयूज किया या उसको एज ए टाइटल यूज किया या तो उसको कुछ भी आपने ऐसा डेरोगेटरी किया तो वापस लिया जाता है। फॉर एग्जांपल साउथ इंडियन मूवी में एक ब्रह्मानंदम कॉमेडी करते हैं एक्टर, उनको देखें, बहुत वर्सटाइल एक्टर है यस सर। ब्रह्मानंदम, ठीक है, उनको मिला था पद्मश्री। तो उन्होंने बहुत सारी मूवी में ना उसको ना एज ए फन के लिए एज ए टाइटल यूज किया था। लेकिन आप देखिएगा आर्टिकल नंबर 18 में एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है, उसमें साफ साफ बोला गया है कि जो ये भारत रत्न है और ये आप टाइटल जैसे इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है, और ये टाइटल कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने टाइटल जैसे यूज किया पद्मश्री ब्रह्मानंदम, ठीक है, ऐसे कॉमेडी के लिए किया था, लेकिन उन्होंने यूज किया तो उनको क्या दिया, एक वार्निंग दिया गया था कि आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो रिवोक कर दिया जाएगा। तो अब क्या पूछा जाएगा, कहीं पूछेगा आपसे पद्म अवार्ड रिवोक कर सकते हैं एक बार देने के बाद, तो आपको सामने एग्जाम्पल दिख गया है, ठीक है, आपको याद रहना चाहिए, अब आप भूलना नहीं चाहिए आपको। इज इट ओके? यस अरे सर। पद्म अवार्ड के बारे में जान लो, 1954 में आया था सबसे पहले बार, अभी तक 2 बार सस्पेंड हो चुका है, ठीक है, जान लीजिए। यस सर। 3 टाइप के होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। अच्छा ये बताइए, ट्रेड यूनियन टू स्टेज प्रोटेस्ट ऑन नवंबर 26, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार आपको संविधान ने दिया है कि नहीं दिया है, ये बताइए। यस सर। हाँ, देखो ट्रेड यूनियन बनने का अधिकार संविधान ने आपको दिया है, कहाँ दिया है? कोऑपरेटिव। हाँ, आपको दिया है आपके फंडामेंटल राइट में। फंडामेंटल राइट में कहाँ दिया है? आर्टिकल नंबर 19 में। आर्टिकल नंबर 19 1B में क्या बोला है? उसमें बोला है कि आप एसोसिएशन बना सकते हैं, ठीक है, आप ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, तो आपको ट्रेड यूनियन का अधिकार दिया गया है, ठीक है। चलिए, और उसी में 97th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या ऐड किया गया है? उसी में 97th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक नया वर्ड ऐड किया गया कि आप कोऑपरेटिव्स भी बना सकते हो, ये मैंने कई बार बताया है, कोऑपरेटिव्स, ठीक है। चलिए, अनदर कस्टोडियल डेथ इन यूपी, फैमिली सिक्स आंसर फ्रॉम पुलिस, ठीक है, अभी जो आपको बताया इंसिडेंट उसी की बात है, कस्टोडियल डेथ की। तो वो आप लोग के लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए, गवर्नर शुड प्ले द रोल ऑफ फ्रेंड गाइड प्रेसिडेंट सर। अब मुझे ये बताइए कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं? हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट कौन होंगे? इंडियन प्राइम गवर्नमेंट। मिनिस्टर। हाँ हाँ बेटा, सर प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट सर क्या होते हैं? हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट, दैट्स गुड। प्रेसिडेंट सर कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है उनका इलेक्शन? 169। प्रेसिडेंट सर पूछा बेटा मैं।
बताइए 54, 55, 56। अब बताइए 55 में उनके इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में दिया है, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट सर के बारे में। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि जो गवर्नर सर है इसका कौन से आर्टिकल में दिया है, बताइए। 55 है प्रेसिडेंट सर का, याद रखिएगा, है ना, डोंट फॉरगेट इट। 55 है ना। और गवर्नर सर के बारे में कहाँ दिया, उनके बारे में दिया 155 एंड 157 में, याद रखिएगा। ठीक है, कौन अपॉइंट करेगा गवर्नर सर को, प्रेसिडेंट सर अपॉइंट करेंगे। गवर्नर सर क्या कहलाएंगे, हेड ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, जो गवर्नर है उनको दो रोल दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे। ठीक है, एक तो हेड ऑफ स्टेट भी रहेंगे वो, और इट एक्ट एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? एंड गवर्नर सर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ये आर्टिकल रट लेना बेटा, प्लीज रट लो। आर्टिकल 55 हो गया, 155 हो गया, 157 हो गया। ठीक है, अच्छा देखिए अभी एक क्वेश्चन आएगा, जैसे मैंने बोला टिग्रे ग्रुप, रिबेलियन ग्रुप कहाँ पर है, इथोपिया में। तो वैसे ही अभी क्या हो रहा है, माइग्रेशन इशू हो रहा है बेलारस और किसके बीच में, पोलैंड के बीच में। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे अभी ये माइग्रेशन इशू हुआ है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसे सब क्वेश्चन आते हैं, बेलारस और पोलैंड के बीच में हुआ है। ठीक है, अभी हमने रिसेंट पढ़ा भी था। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, टॉयज इन पीएलआई स्कीम। ठीक है, अब मुझे ये बताइए पीएलआई का फुल फॉर्म क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव। इंसेंटिव स्कीम। आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछेगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, याद रखिएगा पीएलआई स्कीम। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या प्रोविजन बनाया है हमने, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स करता है स्कीम्स। इसके अंदर ये बनाया है कि आपका गवर्नमेंट क्या, अगर आपको सेल आपका बढ़ रहा है, ठीक है, आपका सेल जैसे कि गवर्नमेंट अगर आपको तब इंसेंटिव देगा जब आपका आपने कोई भी चीज मैन्युफैक्चर किया है और आप उसका सेल बढ़ा रहे हो। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट मेरे को अगर 10 रुपए दे रहा है तो मुझे सेल करना पड़ेगा उतने चीजों के सामान को। ठीक है, तो जिससे क्या होगा कि आपका सेल होगा तब आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो एक प्रकार का इंसेंटिव दिया जा रहा है आपको प्रोडक्शन पे, जितना भी कॉस्ट लगेगा उसका कुछ परसेंटेज, अलग अलग परसेंटेज है, तो इसको बोल रहे हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसके लिए टेक्सटाइल सेक्टर हो गया उसमें दिया गया, ड्रोन है उसमें दिया गया, एंड थर्ड वन अभी हम लोग सुन रहे हैं कि ये टॉयज में हेल्प करेगा। ठीक है, अगर देंगे तो याद रखिएगा। फिर से बोल रहा हूँ बेटा, ये क्रिकेट का स्कोर कार्ड याद कर लेना, ये पॉइंट टेबल, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं इससे। ठीक है, ये देखिए कहाँ एक और न्यूज है बेटा, एक मिनट, ये वही बेलारस वाला आपको बताया था ना मैं, बेलारस और पोलैंड के बीच में हो रहा है। ठीक है, हाँ, द माइग्रेंट क्राइसिस एट द बेलारस यूरोपियन यूनियन बॉर्डर। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बेलारस एंड पोलैंड। ये हमको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशन में सिर्फ यही पूछेगा किसके बीच में हुआ था अभी, तो बेलारस और पोलैंड के बीच में हुआ था। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है हमको, इससे ज्यादा डीप मत जानी है आपको। ठीक है, इतना फैक्ट याद रखिएगा। चलिए हो गया, आज की क्लास के लिए इतना ही था बेटा, सफिशिएंट। जो आर्टिकल है प्रेसिडेंट सर के उनके वो याद रखिएगा। एमपी लेड स्कीम मैंने कल पढ़ा दी है आपको। एमपी लेड स्कीम क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसमें हमने 2 करोड़ रुपीज अभी अलाउ किया है। ठीक है, ये उसके डिस्फेवर में बात कर रहे हैं, तो वो आपको इतना नहीं जानना है, कल मैंने बेसिक बताया, उसी को रिवाइज करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बेटा।